यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर इवैल्यूएशन चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। मूल्यांकन क्या होता है, कितने पद होते हैं, कितने टाइप के मूल्यांकन होते हैं, मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं, कितनी स्टेप्स होती है, क्या-क्या परिभाषाएं दी गई है और उनकी क्विज। ये पूरा का आपका एक चैप्टर है जो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। सबसे पहले हम जानेंगे मूल्यांकन को, देन उसकी परिभाषा को। जो 3 तत्व आते हैं जैसे कि मापन होता है, एक हमारा आकलन होता है और एक मूल्यांकन होता है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली जो क्विज़ है एग्जाम्पल के तौर पर आपकी उसी की बनती है, ठीक है? और आपका जो इसका सेकंड पार्ट होगा, क्योंकि पार्ट 1 में ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करें, सेकंड पार्ट में हम लोग सीसीई को डिस्कस करेंगे, यानी कि कंटीन्यूअस एंड जो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ओके। और इससे पहले यदि हम लोग थ्योरी सेशन की बात करें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर रिमेनिंग जितने भी थ्योरी सेशन यदि आपके मिस हो चुके हैं, चाहे वो बुद्धि को लेकर हो, पर्सनालिटी को लेकर हो, आनुवंशिकता व वातावरण को लेकर हो, वृद्धि व विकास को लेकर हो, वो सारे थ्योरी सेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कि एग्जाम से पहले एक रिवीजन चाहिए होता है, ताकि चैप्टर वाइज आपका रिवीजन हो सके और साथ ही कुछ नया कॉन्सेप्ट यदि आपको सीखने को मिलता है तो आप उसे लर्न कर पाए अच्छे से, एग्जाम टाइम पे उसका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, यदि आप बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के नोट्स बाय करना चाहते हैं, जिसमें आपको 2500 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी, ठीक है। और पर्टिकुलर सिर्फ आपको नोट्स भी बाय करना है तो आप नोट्स भी बाय कर सकते हैं। और ओनली यदि आप क्वेश्चन सीरीज ही बाय करना चाहते हैं तो ओनली 150 रुपीज में आप क्वेश्चन सीरीज को बाय कर सकते हो। इसी तरीके से ईवीएस के आपके कंप्लीट नोट्स भी अवेलेबल है, जिसके अंदर आपके 20 मॉक टेस्ट रहेंगे, आप इन्हें भी बाय कर सकते हो। पेडागोजी रहेगा, एनसीईआरटी रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। अलग से आपको कोई भी मैगजीन, न्यूज़पेपर जो समसामयिक की होती है वो लाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसे 300 रुपीज में बाय कर सकते हैं। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8770803840 पर जाकर। आप व्हाट्सएप के थ्रू भी यदि कांटेक्ट करना चाहें तो वहां से भी आपकी बातचीत हो जाएगी। राइट। अब आपसे पूछा गया मूल्यांकन क्या होता है, तो आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता, अनुभूति आदि का मापन करना है। आकलन एक प्रकार की संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक प्रकार की व्यापक प्रक्रिया है, ठीक है। अभी हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस भी कर लेंगे आकलन मूल्यांकन क्या होता है। देखो बेसिक यहाँ पर क्या चीजें बताई गई है कि आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य, दोनों का टारगेट, दोनों का लक्ष्य क्या होता है, बच्चों की जो अभिव्यक्ति होती है, बच्चों की जो क्षमता होती है, उनकी जो अनुभूति होती है आदि का मापन करना है। आकलन एक प्रकार की संक्षिप्त प्रक्रिया, हम लोग बोल सकते हैं कि संक्षिप्त प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन एक प्रकार से व्यापक प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम में किसी भी पक्ष के विषय में या फिर उस विपक्ष के विषय में सूचना एकत्र करना और व्याख्या करना है, ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, ये तीनों चीजें क्या होती है, उसके बाद आप लोगों को मूल्यांकन बहुत अच्छे से समझ आ जाने वाला है। देखो 3 चीजें होती है, आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना था कि एक भाला पे एक विद्यार्थी जो है, वो अपने भाला को इतने मीटर दूर तक फेंक सकता है, तो ये मापन है, आकलन है या मूल्यांकन है। तो भाला फेंक विद्यार्थी इतने मीटर दूर तक भाले को फेंक सकता है, तो वो चीज उसके लिए क्या है, वो चीज मापन होगी। और भाला फेंकना यदि उसकी क्षमता को बता रहा है, उसकी स्किल्स, उसके कौशल को बता रहा है कि ये भाला फेंक प्रतियोगिता जो है इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, या फिर डिस्क थ्रो प्रतियोगिता हो गई, ठीक है, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, तो वो उसका स्किल हो गया, वो उसका कौशल हो गया, तो फिर वो वहां पर मूल्यांकन को बताएगा। तो इसी तरीके से आपसे पूरे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इन तीनों के बीच में मीनिंग पता होना चाहिए। मापन जहाँ पर आप क्या करते हैं, परिणामों का अध्ययन करते हैं, परिणाम बोले तो रिजल्ट का अध्ययन करते हैं। अच्छा, आप 10 मीटर रस्सी कूद सकते हैं, 10 मीटर ऊंची कूद में आप पार्टिसिपेट करते हैं, आप 500 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये सिर्फ आपका एक मेजरमेंट है। आप इतना किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हो, ये आपकी सारी चीजें क्या है, रिजल्टेंट है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनका आप क्या कर सकते हैं, जिनका आप मापन कर सकते हैं, राइट। तो ये मेजरमेंट हो गया। फिर हम लोग बात करें आकलन की, असेसमेंट की, तो आकलन के अंदर क्या किया जाता है, आपके रिजल्टेंट को मापा जाएगा, आपके जो रिजल्ट है उनको कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन साथ में आपकी क्वालिटी को भी मेजर किया जाएगा कि आपके अंदर क्वालिटीज क्या क्या है, ठीक है। तो वो होता है हमारा आकलन। अगर मैं बोल लूं कि मेरे सर पर असंख्य बाल है, ठीक है, हेयर है, तो हेयर को मैं काउंट कर सकती हूँ, तो वो मेरा क्या है, मापन है। अगर मैं बोल दूं कि मेरे अंदर संगीतमय कौशल है, मेरा जो म्यूजिक है वो काफी अच्छा है, तो वो मेरा आकलन हो रहा है, क्योंकि मेरी क्वालिटी के बारे में आप जानते हो, और साथ ही मेरे जो परिणाम है पर्टिकुलर में
जो है मैं इतने मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करती हूँ, मेरा वज़न इतना है, मेरी हाइट इतनी है, मेरे मुँह में इतने दाँत हैं, जिनको आप काउंट कर सकते हो ना, यानी कि ये आपका पूरा कौन-सा हो जाएगा क्वांटिटी बेस्ड जिससे आप गणना कर सकते हो, ठीक है? और ये आपका कौन-सा हो जाएगा क्वालिटी बेस्ड। तो यही नाम पूछे जाते हैं, क्वांटिटी कहाँ पर आती है मापन में और क्वालिटी कहाँ पर आती है, क्वालिटी हमारे असेसमेंट में आती है। अब इन दोनों का काम खत्म हो जाने के बाद हमारे पास आता है मूल्यांकन दाता, ठीक है? ये इवैल्यूएशन क्या बोलता है, गुणों और आकलन करने के बाद आप एक फाइनल रैंक निर्धारित करते हो। आप परिणामों का अध्ययन कर रहे हो, आप गुणों का अध्ययन कर रहे हो, मतलब आप आकलन भी कर चुके हो, मापन कर चुके हो, आकलन कर चुके हो और उसके बाद एक फाइनल रैंक जब निर्धारित की जाती है तो वी कैन से दैट कि हमने क्या कर लिया है, हमने कर लिया है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। अब 3 इमेज आपके सामने है। देखो, सबसे पहले ये मापन, यहाँ पर ये आपको दिख रही है स्केल, इसके थ्रू मापन किया जाएगा। मान लो हाइट मापी जा रही है, ठीक है? तो ये कौन-सी बात होगी? ये मापन की बात होगी, ये पहला इमेज। दूसरा इमेज आपका देखो यहाँ पर शॉर्ट-शॉर्ट में सब लिखा हुआ है आपकी क्रिएटिविटी, आप कितने क्रिएटिव हैं, रचनात्मक हैं, आपके आइडियाज़ चेक किए जा रहे हैं, आपकी रिसर्च, आपका साइंस, आपका टैलेंट, आपका वर्क, आपका टीम वर्क, ये सारी चीज़ें देखी जा रही है, मतलब आपका क्या हो रहा है? आपका असेसमेंट हो रहा है। निम्नलिखित में से रचनात्मकता होना किसका एक भाग है? मापन का, आकलन का, मूल्यांकन का। तो रचनात्मक होना आपके आकलन का भाग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ही क्वेश्चन बनेंगे, इसीलिए ये इमेज यहाँ पर रखी गई है। और तीसरा फाइनल एक रैंक निर्धारित कर देना, एक हम लोग बोल सकते हैं कि जजिंग पर्पस से आ जाना। जजिंग मतलब एक जज करने वाली बात कि आपका एक फाइनल आप किस कैटेगरी में आते हैं वो एक कैटेगरी बना देना, यानी कि फाइनल एक रैंक बना देने की बात हम लोग किसमें करते हैं, रैंक बना देने की बात हम लोग करते हैं मूल्यांकन में। सो वी कैन से दैट दिस इज मेजरमेंट, दिस इज असेसमेंट एंड दिस इज इवैल्यूएशन। ठीक है, क्लियर है? मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। मेजरमेंट बोले तो मापन, उससे थोड़ा सा व्यापक हमारा आकलन और उससे भी व्यापक बहुत वाइड लेवल पर फैला हुआ कौन, हमारा मूल्यांकन। क्योंकि मूल्यांकन में हम लोग क्या कर रहे हैं, रैंक निर्धारित कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें असेसमेंट में क्या हो रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट एक तरीके से हो रहा है, रचनात्मक मूल्यांकन और आपकी क्रिएटिविटी, आपके टैलेंट, आपके टीम वर्क, आपके नॉर्मल वर्क, आपके आइडियाज को चेक किया जा रहा है। तो ये इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा, जहां पर सबसे अंदर आपका मापन होगा, फिर आपका आकलन होगा और फिर आपका क्या हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब बात आती है मेन परिभाषाओं की। मूल्यांकन पढ़ रहे हैं और परिभाषा ना पढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो JW रैटसन के अनुसार मूल्यांकन में शिक्षा के कार्यों में बल दिया जाता है और व्यापक व्यक्तित्व से संबंधित परिवर्तनों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। ये रैटसन की परिभाषा है, JW रैटसन की। क्या, मूल्यांकन में शिक्षा कार्यों में बल दिया जाता है और व्यापक व्यक्तित्व से संबंधित परिवर्तनों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। डांडेकर की हम लोग बात करें तो मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक इन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। वही मूल्यांकन वही बता रहा है, एक जजिंग पर्पस बता रहा है कि आपने कितना अचीव कर लिया है। तो ये अचीव करने वाली बात कहाँ पर आती है, डांडेकर ने मूल्यांकन के बारे में बोला है। और राइटसन ने क्या बोला है कि शिक्षा कार्यों में बल दिया जाता है और व्यापक व्यक्तित्व से संबंधित परिवर्तनों पर, व्यक्ति के अंदर कोई भी परिवर्तन आ रहे हैं व्यक्तित्व से संबंधित, उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये हमारा हो जाएगा मूल्यांकन। ठीक है, 5 डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, 2 आपके सामने है, 3 और अब आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। सबसे पहला है, सीसी रॉस के अनुसार मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा किसी की समूची स्थितियों को जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग, मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा किसी की समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला है क्वालेन तथा हन्ना के अनुसार विद्यालय में हुए छात्र के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्त के संकलन तथा उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। तीसरी परिभाषा है, मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना है। वन बाय वन करके एक बार और फिर से पढ़ते हैं, 2 से 3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगी। सीसी रोज बहुत ही फेमस है, एक आप चाहे तो सीसी रोज का तो याद कर ही लेना और एक एडम का तो याद कर ही लेना। मान लो 5 एकदम से याद नहीं हो रही अभी एग्जैक्ट, तो 2 तो अभी याद कर लो, बाकी 3 को 1-2 बार रिवाइज जरूर करना। सीसी रोज के अनुसार मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा किसी भी समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। हम बच्चे का पूरा व्यक्तित्व जानना चाहते हैं तो हम लोग मूल्यांकन करेंगे और हर एक चीज को चेक करना है कि बच्चा कैसे है, क्या पढ़ रहा है, कैसी स्थिति, ऑनेस्ट है, ईमानदार है कि नहीं, तो उन सारे के लिए हम लोग मूल्यांकन करते हैं। अगला है क्वालेन जो है और हन्ना जो, इनके अनुसार विद्यालय में हुए छात्र के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्त के संकलन तथा
उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को ही मूल्यांकन बोलते हैं। और एडम की हम लोग बात करें तो मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना है। क्या करना है? किसी वस्तु या प्रक्रिया का महत्व यदि हमें निर्धारित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा मूल्यांकन। ठीक है, सेशन के लास्ट में एक बार और इसे रिवाइज कर लेंगे ताकि लर्न हो जाए। अब बात करते हैं शिक्षा में मापन व मूल्यांकन की। जो मापन है और ये मूल्यांकन है किस तरीके से किया जाता है? देखो, मूल्यांकन, एक शिक्षक अपने छात्र का मूल्यांकन करता है, यानी छात्र की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। ये दो प्रकार से किया जा सकता है। अब कैसे कर सकते हो? छात्र के परिणामों का अध्ययन कर सकते हो, जिनको आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि मेजरेबल है, जो कि क्वांटिटी बेस्ड है। ठीक है, बच्चों को इतने परसेंट आए हैं, बच्चों को 100 में से इतना नंबर आया है, तो परिणामों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और मूल्यांकन करने का एक तरीका और होता है कि हम लोग उसके गुणों का अध्ययन कर लें, उसकी क्वालिटी का अध्ययन कर लें। ठीक है, तो पहले क्वांटिटी की बात हम लोग कर रहे थे, अभी हम लोग बात करें क्वालिटी की, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता है। जब ये दोनों चीजें हो जाती है तो फाइनल में हम लोग एक रैंक बना देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल्यांकन करना। ठीक है, तो मूल्यांकन कैसे होता है? जब तक आकलन नहीं होगा मूल्यांकन हम लोग नहीं कर सकते। तो मूल्यांकन होने के लिए आकलन का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस इमेज के थ्रू देख सकते हो कि द पर्पस ऑफ असेसमेंट और द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन। यहाँ पर जो असेसमेंट है इसका पर्पस क्या होता है, रिवैल्यूएशन का पर्पस क्या होता है? तो असेसमेंट का मतलब होता है क्वालिटी को इंक्रीज करना। किसको इंक्रीज करना? क्वालिटी को। उस व्यक्ति के अंदर इस क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर आप इमेज के थ्रू भी देख पा रहे हो, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? इसको पानी पिला रहा है ताकि फूल अच्छे से आए, अच्छे से ग्रो ये कर पाए। तो असेसमेंट क्या करता है? बच्चे की क्वालिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, इवेल्युएशन क्या करता है? इवेल्युएशन ये करता है कि जजिंग पर्पस। ठीक है, ये जजिंग है। इवैल्यूएशन क्या करता है? उस व्यक्ति की या उस पर्सन की जजिंग क्वालिटी को देखता है। अब ये क्या बोल रहा है? टू शॉर्ट एंड नॉट इनफ लीव्स, मतलब यार ये पौधा बहुत छोटा है, बहुत कम पत्तियां इसके ऊपर है। तो ये बंदा पहले तो इसको अच्छे से असेसमेंट किया, अच्छे से इसका ध्यान रखा, पानी वानी पिलाया, ठीक है, खाद पानी का पूरा ध्यान रखा, इसने क्वालिटी के बारे में देखा। लेकिन अगले ही पल ये उस चीज को एनालिसिस कर रहा है कि यार इसकी पत्तियां जो है न के बराबर है, नॉट इनफ, जितनी होना चाहिए उतनी नहीं है, और ये पौधा भी काफी छोटा है, मतलब इतना ग्रोथ नहीं कर पाया। तो इस व्यक्ति ने क्या कर दिया? इसको जज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा इवेल्युएशन होता है। और नॉर्मल बेसिक हम लोग बात करें असेसमेंट की, तो जस्ट क्वालिटी इंक्रीज करने की यहाँ पर बात हो रही होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी के बारे में कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु में किसी गुण या विशेषता की कितनी मात्रा उपलब्ध है, इसका निर्धारण मापन से होगा। मात्रा की बात कर रहे हैं तो मात्रा हो और मापन की बात न हो। लंबाई, ऊंचाई, हाइट, जितनी भी चीजें मेजर करनी है, ठीक है, तो वो सब मापन के अंदर आ जाएगा। मात्रा की बात आ रही है, मापन। लेकिन उस व्यक्ति अथवा वस्तु में उपस्थित गुण या विशेषता की मात्रा किसी विशेष उद्देश्य के लिए कितनी आवश्यक या जरूरी है, मतलब वही स्किल की बात हो रही है। जब भी स्किल या फिर हिंदी में बोले तो कौशल की बात होगी, तो वहां पर हम लोग लगा देंगे इवेल्युएशन। ठीक है, या फिर मूल्यांकन। अगला है, ये पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड पॉइंट है छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना। मापन का उदाहरण है, वही अंकों की बात हो रही है। तो आपका ये क्वेश्चन बनेगा कि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना है, मापन है, आकलन है, मूल्यांकन है, ऑप्शन डी ये सभी। तो फिर अंकों में व्यक्त करना क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। जबकि छात्रों का प्राप्तांकों के आधार पर वह अगली कक्षा में जाएगा या नहीं, इसका निर्धारण करना मूल्यांकन है। मतलब वही जज करने की बात हो रही है कि बच्चा पास हुआ या फेल हुआ, तो वो जजिंग करना क्या हो जाएगा? फाइनल रैंक निर्धारित करना हम लोग बोल सकते हैं। रैंक निर्धारित करना किसके अंदर आ जाएगा? रैंक निर्धारित करना आ जाएगा मूल्यांकन के अंतर्गत। ठीक है, एक तरीके से मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायता करता है, लेकिन मूल्यांकन के समान नहीं है। मापन मूल्यांकन को सपोर्ट करता है, लेकिन हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मापन ही मूल्यांकन है या मूल्यांकन ही मापन है। दोनों पैरेलल चलते हैं, साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन दोनों एक हो ये कहना पूरी तरीके से गलत होगा। मूल्यांकन मापन से अधिक व्यापक होता है, वही मूल्यांकन जो है मापन से काफी ज्यादा व्यापक है। इससे हम मापन के साथ-साथ अन्य दृष्टिकोणों की भी जाँच कर लेते हैं। मतलब नंबर तो पता चल ही जाते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी के बारे में भी पता चल जाता है। ठीक है, आगे क्या बताया गया है? मापन में अंक प्रदान किए जाते हैं, उत्तर पुस्तिका की जाँच करके उनमें अंक प्रदान करना ही मापन का उदाहरण है। वही नंबर की बात हो रही है, परंतु अंक प्रदान करने के बाद अंकों का मूल्य निर्धारित करना या फिर उसकी रैंक का निर्धारित करना मूल्यांकन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो पुलिस भर्ती, ठीक है, होती है। पुलिस भर्ती की परीक्षा में किसी उम्मीदवार ने 1 घंटे में कितनी दूरी तक दौड़ पूरी करी, कितने घंटे में, 1 घंटे में वो कितना मीटर दौड़ पाया, वो आपका मापन है। ठीक है, लेकिन उस उम्मीदवार ने 1 घंटे जो दौड़ पूरी करी, क्या वो पुलिस भर्ती की प्रक्रिया के लिए सही है या नहीं, इसका निर्धारण मूल्यांकन करता है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें जो प्रश्न पूछने का तरीका था वो क्या था। देखो यहाँ पर
इसको पूरा हटा दो, ये आपका यहाँ से प्रश्न बना लो, पूरा यहीं से आप इसको क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपका स्टार्ट हुआ होगा। किसी पुलिस भर्ती की परीक्षा में किसी उम्मीदवार ने 1 घंटे में कितनी दूरी पूरी करी है, कितनी दौड़ पूरी करी है, यह बताना आपका ये पहला वाला ब्लैंक। और दूसरा वाला ब्लैंक था, लेकिन उस उम्मीदवार ने 1 घंटे जो दौड़ पूरी करी है, वो पुलिस भर्ती की प्रक्रिया के लिए सही है या नहीं, ये चीज़ क्या है? तो अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएँगे। पहला ऑप्शन आपका मापन है, दूसरा ऑप्शन आपका मूल्यांकन है, पहला ऑप्शन आपका आकलन है, दूसरा ऑप्शन मापन है। ठीक है, पहला भी मापन है, दूसरा भी मापन है, पहला आकलन है और दूसरा मापन है। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन बने और क्यों हम लोग इतना डिस्कस कर रहे हैं। आई नो कि आपको ये भी लग रहा होगा कि यार ये चीज़ें थ्योरी हमें पता है, आप इतना इसको डिस्कस ना करें। बट वो थोड़ा समझना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी बन सकता है। तो इस हिसाब से हम लोग इसीलिए इतना थोड़ा डीप में लेकर जा रहे हैं इसको। तो दौड़ पूरी कर रहा है, मापन होगा और वो स्किल उसके लिए सफिशिएंट है कि नहीं, क्या वो पुलिस भर्ती में आगे बढ़ेगा, पुलिस बन पाएगा, तो वो उसके लिए उसका रैंक निर्धारण है। तो मूल्यांकन है, तो पहला आपका मापन आप भरेंगे और दूसरे में आप क्या भर देंगे, मूल्यांकन भर देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से वो जो मैं भाला फेंक वाला बता रही थी वो पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, ये रहा। किसी भाला फेंक के खेल में जेवलिन थ्रो में खिलाड़ी ने कितनी दूरी भाला फेंका, यह ज्ञात करना आपका ब्लैंक। मापन, कितनी दूरी तक फेंका, वही डिस्टेंस मेजर कर रहे हो ना, तो वो आपका मापन है। और खिलाड़ी के भाला फेंक में उसे प्रदर्शन का कितनी दूर उसने भाला फेंका, उसके आधार पर यह बताना कि वो सफल रहा या नहीं रहा, और यदि सफल रहा तो क्या वो अगले राउंड तक पहुंच पाएगा, इसका निर्धारण करना आपका मूल्यांकन है। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन बन जाए, तो अपन ने जस्ट 2 एग्जांपल को डिस्कस किया है। कोई भी क्वेश्चन बन जाए बहुत आसानी से आप उसको कंप्लीट कर पाओगे। चलिए एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं का मात्र वर्णन किया जाता है, जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत उस व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं की जरूरतों के बारे में बात की जाती है। ठीक है, वही रैंक वाली और नंबर वाली बात हो रही है। मापन मूल्यांकन का ही एक अंग है, वो तो हम लोग स्टार्टिंग में ही देख चुके थे। मापन होता है, देन आकलन असेसमेंट होता है, देन हमारा मूल्यांकन। अगर आपने ये हल्का सा इमेज भी अपने दिमाग में रख लिया ना कि सबसे छोटा मापन, देन आकलन, मूल्यांकन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आप इसी से सॉल्व करके आ जाओगे। अब आता है मूल्यांकन के पद, जिसे हम लोग सासूजी बोलते हैं, क्योंकि ये 5 स्टेप होती है जो आपको बस ध्यान रखना होती है। तो वो सासूजी कैसे याद रखेंगे हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले मूल्यांकन के उद्देश्यों का चयन करना, यानी कि सिलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन, ये S4 सिलेक्शन वाला सिलेक्शन है। सिलेक्शन करना पड़ेगा, फॉर्मेशन करना पड़ेगा, किसका, उद्देश्यों का। हमें क्या करना है, अपने उद्देश्य को चुनना है। हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं तो उद्देश्य तो चुनो कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, कर क्यों रहे हो आप मूल्यांकन। ठीक है, अब आपने सिलेक्शन कर लिया, देन आपको क्या करना है, अपने ही उद्देश्यों का विश्लेषण करना है। आपको पूरा क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर आप जो मूल्यांकन करोगे तो वो किस टर्म्स में करोगे, कैसे टुकड़ों-टुकड़ों में करना है, तो आपको देखना है कि आपको उसका विश्लेषण पूरा निकालना पड़ेगा, उसको पूरा एनालिसिस करना होगा। इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर चेंजेस, मतलब आप उसके व्यवहार के आधार पर कर सकते हो। जब आपका एस कंप्लीट हो जाता है, सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर लिख देती हूँ साथ के साथ। जब आपका एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है, आपका विश्लेषण कंप्लीट हो जाता है, देन फिर से आप आते हैं सिलेक्शन करने पर। सिलेक्शन के बाद आपने एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद अपने उद्देश्यों का एनालिसिस करने के बाद आप क्या करोगे, इवैल्यूएशन की टेक्निक ढूँढोगे। ठीक है, सिलेक्शन किसका करोगे, इवैल्यूएशन टेक्निक का। अब आप सिलेक्ट करोगे कि अ, जो मूल्यांकन की तकनीकें हैं वो कौन-कौन सी है और आप कैसे चयन उनका कर सकते हो। तो मूल्यांकन विधियों के चयन की यहाँ पर बात हो रही होगी। ठीक है, तो आपने क्या करा, सबसे पहले उद्देश्य चुने, उद्देश्य के बाद आपने एनालिसिस किया कि आपके उद्देश्य ठीक है कि नहीं। इतना होने के बाद आपने इवैल्यूएशन टेक्निक के ऊपर गए और आपने इवैल्यूएशन मूल्यांकन की तकनीकें ढूँढी कि मैं इस तरीके से बच्चे का मूल्यांकन कर सकता हूँ। मैं साक्षात्कार यानी इंटरव्यू बेसिस पर कर सकता हूँ, मैं वर्बल मौखिक रूप में कर सकता हूँ, मैं नॉन वर्बल यानी कि हमारे जो अशाब्दिक तरीके होते हैं उस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, इवैल्यूएशन होने के बाद हमने क्या करा, विधियों का प्रयोग करा, देन हमने क्या करा, परिणाम निकाला। तो वी कैन से दैट कि यूज ऑफ टेक्निक एंड मेकिंग रिजल्ट, हमने टेक्निक का प्रयोग किया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, यहाँ पर यूज किया है किसका, टेक्निक्स का, और फाइनल हमने रिजल्ट निकाल दिए। देन रिजल्ट निकालने के बाद हम उसको जनरलाइज करते हैं, मतलब पूरा एनालिसिस करते हैं कि जो 4 स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट करी है, कोई फायदा बना उसका, कोई फायदा निकला। तो ये हमारा हो गया एक्सप्लेनेशन एंड जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट। समझ आया क्यों 5 स्टेप हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या पूछता है एग्जामिनर, तीसरी स्टेप क्या है। तो फिर तीसरी स्टेप कैसे याद रखोगे, तो जस्ट ये नाम याद रख लो, सासू जी, तो कोई भूलने में नहीं आएगा। सिलेक्शन करना है उद्देश्यों का, एनालिसिस करना है उद्देश्यों का, सिलेक्शन करना है किसका, इवैल्यूएशन टेक्निक का, यूज करना है इवैल्यूएशन टेक्निक का, रिजल्ट बनाने, देन फाइनल जनरलाइज कर लेना है, पूरा देख लेना है कि आपने जो किया वो सही किया या नहीं किया। अगेन आई रिपीट, सिलेक्शन करना है किसका, उद्देश्यों का,
एनालिसिस करना है उद्देश्यों का, सिलेक्शन करना है टेक्निक्स का कि आप कौन सी टेक्निक लेंगे, देन यूज करना है जो टेक्निक आपने सिलेक्ट करी है, जो विधियां आपने सिलेक्ट करी, देन एट द लास्ट आप जनरलाइज कर देंगे चीजों को। ओके, तो ये होते हैं हमारे मूल्यांकन के 5 पद। जिस तरीके से हमारी 5 फिंगर्स होती है उसी तरीके से आपके 5 पद होंगे। अगला बात करते हैं, वन बाय वन करके हम लोग सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। परीक्षण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ टेस्ट की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अभिरुचि परीक्षण यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट की बात हो रही है। इसमें बच्चों की रुचियों का पता लगाया जाता है। आपका इंटरेस्ट किसमें है ना, ये जानने के लिए हमेशा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। ठीक है। देन हम लोग बात करें साफल्य परीक्षण की, प्रोग्नोसिस टेस्ट जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। आप इंग्लिश में भी नाम ध्यान रखेंगे, यही मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि बहुत सारी बार हिंदी में ही इसे प्रोग्नोसिस करके लिख दिया जाता है, ये प्रोग्नोसिस करके, तो फिर वो देखना पड़ता है कि यार प्रोग्नोसिस का मीनिंग क्या होता होगा। ठीक है, तो अभिरुचि परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, बच्चों की रुचियों का पता लगाना। साफल्य प्रोग्नोसिस, बच्चे के भविष्य की जानकारी इससे मिलती है, भविष्य में बच्चा आगे क्या कर सकता है, किस फील्ड में जा सकता है, बच्चे का इंटरेस्ट यांत्रिक चीजों में है, कल्पनात्मक चीजों में है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में है, तो यहाँ से प्रोग्नोसिस टेस्ट हम बच्चों का करते हैं। नैदानिक आप जानते ही हैं, डॉक्टर भी हमेशा बोलते हैं कि डायग्नोसिस करवा लो, तो कोई परेशानी है, कोई कमी है, तो कमी का पता लगाने के लिए नैदानिक परीक्षण करते हैं। प्रवीणता प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी क्या बताती है कि आप किस चीज में परफेक्ट हैं, तो विशेष गुण या क्वालिटी का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। अगर हम लोग बात करें अगला अचीवमेंट टेस्ट की, तो इसमें बच्चों को पहले से जानकारी दी जाती है, उसके बाद अब उसका टेस्ट लिया जाता है। जैसे आपको बोला जाता है कि नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट है, तो ये किस प्रकार का टेस्ट है, कि आपका एक प्रकार से अचीवमेंट टेस्ट बोला जाएगा, क्योंकि आपको इन्फॉर्म किया गया है हम लोग आपका टेस्ट ले रहे हैं, तो वो आपका अचीवमेंट टेस्ट होगा। या हम लोग जब बच्चों का लेते हैं, छोटे छोटे बच्चों का टेस्ट लेते हैं, तो उनको पहले से बता देते हैं कि कल तुम्हारा टेस्ट होगा, तुम पढ़ के आना, तो वो आपका एक अचीवमेंट टेस्ट होता है। ठीक, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, देन इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। अभिरुचि परीक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करेंगे, बच्चे के इंटरेस्ट का पता लगता है। साफल्य प्रोग्नोसिस में, प्रोग्नोसिस होता ही भविष्य ही है, साफल्य आप भविष्य में उस चीज को लेकर कितने सफल हो पाओगे, तो ये भविष्य की जानकारी। नैदानिक कमी हम लोग जानते हैं, प्रवीणता आप इस चीज में प्रवीण हो, मतलब आप किसी स्पेसिफिक क्वालिटी है आपके अंदर, तो विशेष गुण क्वालिटी का पता लगाया जाता है। और अचीवमेंट टेस्ट में बच्चों को पहले से जानकारी दी जाती है और उसके बाद उनका टेस्ट लिया जाता है। क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, अभी 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी हम लोग अगली सीरीज में कंप्लीट करेंगे। उस परीक्षण का नाम लीजिए जिसका संबंध बच्चे के फ्यूचर से, अभी हम लोग बात कर रहे थे, जो प्रोग्नोसिस होता है वो बच्चे के फ्यूचर के बारे में बताता है, तो साफल्य परीक्षण प्रोग्नोसिस टेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नैदानिक कमी का पता लगाएंगे, उपलब्धि अचीवमेंट देखेंगे हम लोग, प्रवीणता वो किस पर्टिकुलर कौन सी स्किल उसकी अच्छी है वो प्रवीणता होगा, साफल्य हम लोग फ्यूचर यानी कि भविष्य की जानकारी लेंगे। राइट, अगला है उस परीक्षण का नाम लीजिए जिसका संबंध बच्चे की कमी, कमी की बात हो रही है, निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, हम लोग पढ़ते भी हैं डायग्नोसिस एंड रेमेडियल टीचिंग, ठीक है, वो निदानात्मक और हमारी जो उपचारात्मक शिक्षा है, तो वही कमी के बारे में ही बताती है। निदानात्मक परीक्षण की यहाँ पर बात हो गई। उपलब्धि एक अचीवमेंट के बारे में बता देगा, ठीक है, जो बेसिक होता है। प्रवीणता आपकी प्रोफिशिएंसी के बारे में बता देती है कि आप किसी भी स्किल को लेकर कितना परफेक्ट है। और साफल्य परीक्षण आपके फ्यूचर से कनेक्टेड रहता है, तो यहाँ पर आपका आंसर बन गया नैदानिक परीक्षण। राइट है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उस परीक्षण का नाम लीजिए जिसका संबंध बच्चे के विशेष गुणों से होता है। स्पेसिफिक क्वालिटी यदि बच्चे के अंदर है, कोई पर्टिकुलर स्किल उसके अंदर है जो हमारे अंदर नहीं है, किसी अन्य बच्चे के अंदर नहीं है, वो उसकी प्रवीणता है। वो म्यूजिक में अच्छा है, वो डांस में अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा है। ठीक है, और भी बहुत सारी स्किल्स हो सकती है, जैसे कि वो लॉजिकल थिंकिंग, उसका लॉजिकल माइंड बहुत तेज चलता है, लाइक आईक्यू बहुत स्ट्रांग है, तो ये उसकी प्रवीणता है ना, तो ये प्रवीणता टेस्ट हो जाएगा। सबसे सामान्य स्तर का परीक्षण हम लोग देख ही रहे, उपलब्धि परीक्षण, जहाँ पर बच्चों को इन्फॉर्म करके हम लोग टेस्ट लेते हैं, सबसे सामान्य लेवल का उपलब्धि परीक्षण होता है। चलो अब आते हैं आकलन के 4 रूप की, जिससे मतलब ऐसा है कि इससे क्वेश्चन बनना ही है। आकलन के 4 रूप या मूल्यांकन के 4 प्रतिमान होते हैं। अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट इन लर्निंग। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन, बट फिर भी साथ के साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है। मेनली 3 को ही माना जाता है। देखो, अधिगम का आकलन आप यहाँ पर देख लीजिए, अधिगम का आकलन ऑफ होता है। ठीक है, इंग्लिश में आप नाम यहीं पर एक बार क्लियर कर लो। के लिए इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना कि फोर, हमेशा इंग्लिश में फोर का हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो के लिए होता है। एस मतलब होता है के रूप में, और मे का मतलब होता है इन। ठीक है, अब चाहे वर्ड हिंदी में आए, इंग्लिश में आप डेफिनेटली सही आंसर इस चीज का कर देंगे। चलिए, तो थोड़ा सा डिस्कस हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, कौन सी चीज क्या कहलाती है, फिर इसके भी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे ताकि ये टॉपिक पूरा ही कंप्लीट हो जाए। देखो, सबसे पहले अधिगम के लिए मूल्यांकन या इवेल्युएशन या फिर असेसमेंट, दोनों ही राइट है। ठीक है, आपको इवेल्युएशन भी मिलेगा और असेसमेंट फॉर लर्निंग भी मिलेगा। फॉर का मतलब वो होता है के लिए, के लिए का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग बोलते हैं बीच बीच में किया जाता है। ठीक है, जस्ट एक चेकिंग पर्पज से
बीच बीच में हम लोग कर रहे हैं। देखो जब हम खाना बनाते समय बीच बीच में चख लेते हैं कि खाने की जांच कर रहे हैं कि हमने खाना बनाया वो सही बनाया कि नहीं, नमक डाला कि नहीं डाला, हम लोग कुछ मसाला वगैरह डालना तो नहीं भूल गए, गरम मसाला छूट तो नहीं गया। तो यहाँ पर बीच बीच में किया जाता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, उदाहरण जब हम खाना बनाते समय अगर बीच बीच में चखते हैं, खाने खाने की जांच करते हैं हमने कैसा बनाया है, तो उसे बोलते हैं हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, हम खुद नहीं कर रहे, चेक करने वाला चेक कर रहा है, इस चीज को भी आप ध्यान रखना। अधिगम का मूल्यांकन, ऑफ का मतलब बिल्कुल वही होता है का, तो बिल्कुल लास्ट में जब किया जाता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन पर आधारित होता है। योगात्मक समेटिव की हम लोग बात करेंगे, समेटिव और फॉर्मेटिव की, जो बिल्कुल लास्ट में किया जाता है, और ये चेक करने के लिए किया जाता है कि आपने कितना लर्न किया है, आपने कितना सीख लिया है। ठीक है, या फाइनल आप बोल सकते हैं आपकी रैंक निर्धारित करने के लिए जो किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं अधिगम का आकलन, शिक्षण के अंत में किया जाता है। अगला है अधिगम के रूप में आकलन, एस लर्निंग। एस का मतलब वही होता है के रूप में। तो अधिगम के रूप में मूल्यांकन नैदानिक मूल्यांकन पर आधारित हो सकता है। छात्र अपने अधिगम और अन्य लोगों के अधिगम के बारे में गुणवत्ता पूर्वक सूचना उत्पन्न करने के लिए अपने दायित्व को लेते हैं। इसमें छात्र अपना आकलन खुद कर लेता है। बच्चों को लग रहा है मेरे अंदर कोई कमी है, डायग्नोसिस करने की नीड है, तो वो अपना आकलन खुद ही कर लेगा। हमने 10 नंबर का टेस्ट लिया, ठीक है, हमारा काम था टेस्ट लेना, हमने टेस्ट ले लिया, लेकिन बच्चा अंदर ही अंदर उस चीज को लेकर बैठा हुआ है, यार 3 नंबर ही आए, 4 नंबर ही आए, 5 नंबर ही आए, तो वो उस पर्पज से कि मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे इस चीज को ओवरकम करना पड़ेगा, इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, राइट। अगला है अधिगम में आकलन, असेसमेंट इन लर्निंग। इसमें पाठ के दौरान कभी कभी अधिगम की जानकारी के लिए, जस्ट एक सामान्य जानकारी के लिए जब पूछा जाता है, तो उससे हम लोग बोलते हैं अधिगम में आकलन। जैसे हम लोग पर्टिकुलर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसी के बीच में हम लोग किसी और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, लाइक नॉर्मल एक सामान्य जानकारी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं अधिगम में आकलन। एक बार और आप चाहें तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। अधिगम का आकलन ऑफ लर्निंग की बात हो रही है, कब किया जाएगा, बिल्कुल लास्ट में किया जाएगा, इन द एंड किया जाएगा। ठीक है, जहां पर आपका एक रैंक निर्धारित कर दी जाएगी, बिल्कुल लास्ट में एक परीक्षा की घड़ी या परीक्षा अवधि हम लोग इसे बोल सकते हैं। अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करेंगे, मिड में या फिर हम लोग हिंदी में बोले बीच बीच में कर सकते हैं। ठीक है, पता करने के लिए कि हम लोग सच में कुछ लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है, अधिगम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अधिगम के रूप में असेसमेंट एज लर्निंग की बात करें तो हम लोग अपना खुद ही सेल्फ इवेल्युएशन खुद ही कर लेते हैं कि भाई कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम लोग पढ़ भी रहे और पीछे पीछे आगे आगे सब भूलते जा रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है, तो वो खुद ही कर रहे हैं। और एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए जब टीचर या कोई एक ऐसी स्पेसिफिक नई कोई जनरल जानकारी के लिए हम लोग अपना इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो उसे अधिगम में आकलन के रूप में कंसीडर किया जाता है। अब जो हम लोग वो एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे थे कि यहाँ पर एक जो है शेफ है, शेफ का देखो ऐसा रहेगा कि जब वो अपना खुद का चेक कर रहा है, खुद खाना चख रहा है, खुद ही खाना चख रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। मतलब इन चारों चीजों को हम लोग जो है शेफ के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, मास्टर शेफ आप लोगों ने देखा है, शेफ क्या करता है, उसको टाइम रहता है कि 30 मिनट में आपको खाना बनाकर रेडी करना है। तो 30 मिनट में वो 10 बार खाने को चखता है कि यार इसमें मैंने ये डाला कि नहीं, जल्दी जल्दी में 30 मिनट का ही टाइम है, तो मैं कहीं इसकी भूल तो नहीं गया नमक वगैरह डालना। तो जब शेफ खुद करेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, अधिगम का आकलन, इसको अभी हम लोग देख लेते हैं। सेकंड, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। अधिगम का आकलन, जब बाहर से कोई जज आएंगे और उसको जज करेंगे, बाहर से कोई जज आए वो चेक करेंगे कि खाना कैसा बना है, उसको 1 2 3 स्टार 4 स्टार इस तरीके से रेटिंग मिलेगी, तो वो आपका अधिगम का आकलन कहलाएगा। दूसरे की हम लोग बात करेंगे अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। मिड में या फिर एट द एंड या फिर एट द स्टार्टिंग में अगर वो चेक करते जा रहा है, तो वो अधिगम के लिए आकलन है। मान लो कोई उसके बाहर के फ्रेंड वगैरह है, वो बोल रहे कि नहीं यार तुमने ये कम डाल दिया है, तूने ये कम डाल दिया है, थोड़ा इसमें बढ़ा, थोड़ा इसमें नमक कम कर, कुछ कुछ दूसरा रास्ता निकाल नमक कम करने का, इसमें थोड़ी सी शक्कर बढ़ा दे, या फिर इसमें थोड़ा गरम मसाला थोड़ा और बढ़ा दे, अदरक वगैरह डाल दे, तो वो अधिगम के लिए आकलन है, जो स्टार्टिंग मिड और एंड तक चल सकता है। अधिगम के रूप में आकलन, शेफ खुद को ही एनालिसिस कर रहा है, खुद को ही जज कर रहा है कि यार कुछ और करना चाहिए क्या, तो यहाँ पर शेफ जब खुद करेगा तो अधिगम के रूप में आकलन होगा। और अधिगम में आकलन, असेसमेंट इन लर्निंग की बात करेंगे तो वो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए कोई चीज गेन कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, तो वो अधिगम में आकलन कहलाएगा। ठीक है, आई थिंक ये चीजें आपकी क्लियर होगी। अभी इसकी क्विज भी हम लोग कर लेंगे।
यहाँ पर आप एक बार और देख सकते हो, इंग्लिश में भी आपका सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश में भी आता है आपके ये। तो ऑफ का मतलब हम लोग देख ही चुके हैं, बिल्कुल लास्ट में किया जाएगा। इसे एओएल के नाम से भी बोला जाता है, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, फिर आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो हम लोग बोल सकते हैं कि एक फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए मिड मिड में या स्टार्टिंग और एंड में हम लोग कर सकते हैं, जहाँ पर ये देखा जाता है कि कोई गलती तो नहीं हो रही, मतलब सुधार वाली चीजें यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। अगर कुछ कम ज्यादा हो गया तो सुधार हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर सुधार नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक रैंक बन जाएगी। ठीक है, और असेसमेंट एज लर्निंग की बात करेंगे, खुद ही सेल्फ ही अपना असेसमेंट कर रहे हैं कि यार कहाँ स्टैंड हम लोग कर रहे हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही पढ़ने में, ठीक है, या खाना बनाने में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, खुद ही कर रहे हैं, तो असेसमेंट एज लर्निंग होगा। मोस्टली आपसे 3 ही टाइप यहाँ पर पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए, आई थिंक ये सेशन आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, और बहुत कुछ आई थिंक नई चीजें आपको लर्न करने को मिली होगी। इसके आगे हम लोग जो है इसका जो क्विज है उसको नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे, और इसके साथ हमारा जो सीसी बचा हुआ है, एक एंट्रीम असेसमेंट बचा हुआ है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट बचा हुआ है, और एक समेटिव असेसमेंट बचा हुआ है। ठीक है, और एक बेंचमार्क इवैल्यूएशन भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो उनको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ये चीजें आएगी कि आप जब इवैल्यूएशन करते हैं तो इवैल्यूएशन के कितने टाइप होते हैं, उसमें आपके 3 मेथड होती है, 3 मेथड के कितने सब टाइप होते हैं, लाइक एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, एक रूब्रिक स्केल क्या होती है, तो वो सारे आपके नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट होकर ये आपका जो चैप्टर है ये एंड हो जाएगा। ओके, चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपकी दिन में 2 PM पर क्लास है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो।